नमस्कार। RNDPG कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार जिनगर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। आज हम वैदिक सभ्यता का एक नवीन टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृतियाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है और उनकी संपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। इसी क्रम में हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता। एक सामान्य जानकारी दे दूं मैं कि प्राचीन भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता जो थी वह सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में एक नवीन सभ्यता का उद्भव होता है, वह कहलाती है वैदिक सभ्यता। ये दोनों अपने अपने परिप्रेक्ष्य में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की सभ्यता थी। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो एक नवीन संस्कृति, सभ्यता से तात्पर्य संस्कृति, प्रकाश में आई है, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। अर्थात जो सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता जो प्रकाश में आई थी, जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से मिलती है। इसीलिए हम इस काल को वैदिक काल या वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती सिंधु सभ्यता से काफ़ी भिन्न थी। जो मैंने आपको बताया है, सिंधु सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसीलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार की जो सभ्यता जो विकसित हुई थी, इस सभ्यता के बारे में हमें ऐतिहासिक जानकारी कहां कहां से मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों की। हमने वेदों को या वैदिक साहित्य को या ब्राह्मण साहित्य का जो हमने विस्तृत अध्ययन किया था, हमारे इससे पूर्व जो टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में। लेकिन अभी हमारा जब वैदिक सभ्यता का टॉपिक चल रहा है तो मैं सामान्य जानकारी इसको देते हुए हम वापस इसको थोड़ा सा तरोताजा कर लेते हैं। देखिए, वेद जो थे, 4 वेद थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों से वैदिक सभ्यता की समग्र जानकारी हमें मिलती है। हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो था, ऋग का अर्थ होता है छंद और चरणों से युक्त मंत्र। ये ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं में बंद है, ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं में बंद है और यज्ञ के अवसर पर इनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वह ऋग्वेद कहलाता है। दूसरा है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ अथवा यज्ञ के नियमों, विधि विधान का संकलन यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। तीसरा है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, अर्थात यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है सामवेद। ध्यान रहे, सामवेद भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है। चौथा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई थी। इसके अंतर्गत ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र का विवरण अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है। ये चारों वेद हैं। चारों वेद की अपनी एक अलग अलग विशेषता है, जो अभी हमने उसके बारे में आपको बताया। वेदों से ही वैदिक सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण पर प्रकाश पड़ता है। अब वेदों के सहायक जो ग्रंथ थे, जिनसे वेदों के बाद में जिनकी रचना हुई थी, जिसमें था ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि वेदों को या संहिताओं की सरल व्याख्या करने हेतु गद्य में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे, जैसे कि ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकी, यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविश तथा अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ थे। इसी क्रम में आरण्यक जो था, आरण्यक का शाब्दिक अर्थ है जंगलों में लिखे और पढ़े जाने वाले ग्रंथ को अरण्यक
कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 7 थी। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर, उप का अर्थ होता है समीप, निषद का अर्थ बैठना, जिसका रहस्यमय ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इत्यादि इससे जानकारी हमें मिलती है। इसी क्रम में आगे की बात करें कि ये जो तो हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता के ऐतिहासिक स्रोत। अब हम बात करते हैं आर्य सभ्यता, जिसको हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति या उसके संस्थापक कौन थे। मूल रूप से उत्पत्ति हुई कैसे, यानी कि उत्पत्ति या संस्थापक कह दें, या इस मूल रूप से कौन थे जिन्होंने इस सभ्यता का उद्भव किया था, इस सभ्यता को विकसित किया था। क्योंकि इससे पूर्व की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, उच्च नगरीय सभ्यता थी। उसका अचानक पतन हुआ। पतन के कारण में भी हमने विभिन्न विद्वानों के मत का विश्लेषण किया था, लेकिन अंतिम सत्य अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते कि उसका वास्तविक पतन किस कारण हुआ था। उसके पतन के बाद एक ग्रामीण संस्कृति का उद्भव होता है, जो वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता कहलाती है। अब उसका उद्भव करता कौन था, कौन थे जो इस सभ्यता को विकसित किया था, इसके बारे में हमें अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें वैदिक सभ्यता का पूर्ण विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। सुनिए, आर्य कौन थे, इसका मूल निवास स्थान कहां था, इस विषय पर विद्वानों की भारी मतभेद हैं। यह एक जटिल और विवादप्रद प्रश्न एवं विषय है, जो आज तक इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया है। फिर भी कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे, किन लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया था, जिसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव, लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक जो था, उसका यह मानना था कि वैदिक सभ्यता के जो निवासी थे वो उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे, जिन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता को विकसित किया था। अगले क्रम में बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, जिन्होंने कहा था कि आर्यों का मूल स्थान, वैदिक सभ्यता के संस्थापक जो थे, उसका मूल स्थान तिब्बत था। आगे की बात करें, मैक्स मुलर जो था, उसका मानना था कि जो आर्य जाति थी, जो इस संस्कृति के जो संस्थापक जो थे, वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। इससे आगे की बात करें, नेहरिंग गार्डन चाइल्ड का मानना था कि इस सभ्यता के जो संस्थापक जो थे यूरोप के रहने वाले थे। लेकिन भारतीय मत यह कहता है कि सिंधु सभ्यता सप्त सिंधु प्रदेश के रहने वाले थे। इसका जो इस मत का प्रतिपादित करता था अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद, ये दो व्यक्ति जो थे, जिनका मानना था कि आर्य जो थे वह सप्त सिंधु प्रदेश के रहने वाले थे। इसी प्रकार गंगानाथ झा जो थे, उनका मानना था कि ये भारतीय ब्रह्मर्षि प्रदेश के रहने वाले थे। तो अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के मूल स्थान के बारे में बताया है, लेकिन हम निष्कर्ष रूप से कुछ नहीं कह सकते। उपयुक्त मतों के विवेचन से सिद्ध होता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान के संबंध में कुछ निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर भी सामान्य रूप से यह माना जाता है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, लेकिन अंतिम सत्य तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे के क्रम में वैदिक सभ्यता के जो विभाजन है, वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में विभाजित किया है, ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल, और उनके सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में हम अगली कक्षा में क्रमबद्ध रूप से हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,